सूरज की तपिश इतनी तेज थी कि जमीन से भाप उठ रही थी। मिट्टी चटक गई थी, जैसे किसी ने उसमें दरारें नहीं, घाव खोल दिए हों। पेड़ सूख चुके थे, कुएं रीते हो चुके थे और लोग उम्मीद खो चुके थे। गांव माधवपुर। 3 साल से बारिश नहीं हुई थी, खेती सूख गई थी। जिन खेतों में कभी धान की हरियाली लहराती थी, वहां अब धूल उड़ती थी। मोहन, गांव का एक सीधा सादा किसान, अब भी उम्मीद लगाए बैठा था। उसकी झोपड़ी मिट्टी की थी, लेकिन दीवारों पर हर साल अपनी पत्नी गौरी के साथ बनाई गई अक्षय तृतीया की पेंटिंग आज भी थी। फीकी जरूर हो चुकी थी। मोहन का खेत 1 बीघे का अब सूखा मैदान बन चुका था। बाकी किसान शहर पलायन कर चुके थे या धनराज साहूकार के कर्ज में डूबकर अपना खेत गिरवी रख चुके थे। गौरी खांसी के साथ बाहर आई, थाली में सूखी रोटी और थोड़ा सा नमक लेकर। मोहन, खेत में क्या देख रहे हो? वहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। मोहन ने आसमान की ओर देखा। बादलों का कोई नामो निशान नहीं था। बादल नहीं दिखते, पर मुझे विश्वास है कि जरूर आएंगे। मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है, वह हमारी एक न एक दिन जरूर सुनेगा। और देखना, यह कहाँ वाले मुझे पागल कहते हैं, किसी दिन यह हमारी तारीफ करेंगे। गौरी मुस्कुराई। उसे मोहन की उम्मीद पर कभी शक नहीं था, लेकिन जिंदगी अब थकाने लगी थी। मुझे भी भगवान पर बहुत यकीन है, एक न एक दिन हमारी मेहनत रंग लाएगी। तुम ज्यादा उदास मत रहो। एक बहुत ही बड़ी सी हवेली, सुंदर और सुशील। यह हवेली गांव की सबसे बड़ी हवेली थी। प्रधानीन रुक्मिणी पंचायत में बैठी थी। साहूकार धनराज उससे बात कर रहा था। अब तक आधा गांव मेरे कर्ज में डूब चुका है रुक्मिणी। बस एक मोहन बचा है। अगर वो भी गिरवी रख दे तो पूरा माधवपुर मेरे कदमों में होगा। वो पगला है, न कर्ज लेता है न खेत बेचता है। मुझे तो नहीं लगता है कि मोहन हमसे कर्ज लेगा। वह अपने खेत को खेत नहीं सोना मानता है, इसीलिए उसे गांव के लोग पागल समझते हैं। उस रात मोहन ने अपनी झोपड़ी के कोने में रखा पुराना पीतल का डिब्बा खोला। अंदर कुछ सूखे बीज थे जो उसके दादा ने संभाल कर रखे थे। एक कागज पर लिखा था, इन वचनों को तब बोना जब कोई उम्मीद न बचे, ये तुम्हारे हाथों में मिट्टी को जीवन देंगे। मोहन की आंखें चमक उठीं। वो बीज नहीं, उसे वचन लगे। इतने सालों से संभाल कर रखे थे, मुझे तो नहीं लगता यह बीज जम जाएंगे। यह बीज बहुत सालों पुराने हैं, लेकिन और बीज हमारे पास है ही नहीं, तो क्यों न हम इन्हीं बीजों को खेत में बो दें। अब वक्त आ गया है, बीज की कसम है, मैं इस सूखी मिट्टी में फिर से हरियाली लाऊंगा। और मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है, वह हमारी यह फरियाद जरूर सुनेगा। सुबह होते ही मैं बीज बोने चला जाऊंगा। सूरज निकला ही था, बाकी गांव सो रहा था। मोहन ने फावड़ा उठाया और अपने 1 बीघे के खेत की जमी हुई मिट्टी को तोड़ना शुरू किया। गांव वाले देख रहे थे। श्यामू, मोहन का पुराना दोस्त, पास आया। अरे मोहन, फिर से खेत में लग गया? पगला गया है क्या? तू चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन इस सूखी बंजर जमीन में कभी फसल नहीं उगेगी, तुझे तो मालूम ही है। ये खेत कब से बंजर पड़ा है। अगर बीज को उम्मीद मिल जाए तो सूखा भी हरियाली बन जाता है। और मुझे पता है मेरी मेहनत एक न एक दिन रंग लाएगी। और देखना, मैं इस खेत में बीज तो बोऊंगा और बाकी सब भगवान के हाथ में रह गया। ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ। तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कहना, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा रहूंगा। उस शाम अचानक मौसम बदला। धूल भरी हवा चलने लगी। कुछ ही देर में बादल घिर आए। मोहन खेत में खड़ा था, जैसे प्रकृति से सीधा संवाद कर रहा हो। तभी एक बूंद उसकी हथेली पर गिरी, फिर दूसरी, फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई। गांव वालों ने खिड़कियां खोली। मोहन के खेत में बीज पड़ चुके थे और वो अब बारिश की धुन पर मुस्कुराते हुए खेत में नाच रहा था।
बारिश की बूंदें मोहन की सूखी जमीन में समा रही थीं, जैसे सालों पुरानी प्यास बुझा रही हों। गांव के लोग झोंपड़ियों से झांकते रहे, पर कोई खेत में उतरा नहीं। सिर्फ मोहन और श्यामू उस बारिश में खड़े थे, भीगते हुए, बीज बोते हुए। मोहन की आंखों में चमक थी, हर एक बीज को मिट्टी में डालते हुए मानो वह कोई मन्नत पूरी कर रहा हो। लेकिन उसकी ये मेहनत किसी को रास नहीं आ रही थी। वहीं गांव के दूसरे छोर पर धनराज साहूकार अपने बैठक खान इधर से उधर दौड़ रहा था। बारिश आ गई इतनी जल्दी, और उस मोहन ने बीज भी बो दिए। यह अकेला मोहनपुर गांव को भड़का रहा है। मुझे इसका कुछ तो कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा। यह मोहन ऐसे नहीं मानने वाला। ये तो अब खतरनाक होता जा रहा है। अगर उसकी फसल आ गई तो बाकी गांव वाले भी उसके पीछे चल देंगे, फिर कोई तेरे पास गिरवी रखने नहीं आएगा। अब वक्त आ गया है उस मोहन को बेईमान साबित करने का। उसके खेत में आज रात कुछ ऐसा डालो जिससे कल पूरा गांव कहे ये बीज चोरी के हैं। उस रात गांव सो रहा था, पर मोहन की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठे बीजों की खुशबू को महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर सुकून था, पर उसी वक्त खेत की ओर दो परछाइयां चुपचाप बढ़ रही थीं। कालू और नाहर ने एक बोरी खेत में फेंकी। उसके अंदर कुछ पुराने सरकारी बीजों के पैकेट और नकली बिल थे। योजना थी सुबह किसी गुप्त सूचना के जरिए पंचायत बुला दी जाए और मोहन पर सरकारी बीज चोरी का इल्जाम लगे। सुबह की साजिश अगली सुबह गांव में खबर फैल चुकी थी। मोहन ने सरकारी गोदाम से बीज चुराए हैं। उसने धोखेबाजी से फसल बोई है। अब पंचायत में बुलाया जाएगा। मोहन, क्या ये सच है? क्या सच में तुमने चोरी की है, या ये किसी की सोची समझी साजिश है? मैंने अपने दादा के बीज बोए हैं, पर अब सच कैसे साबित करूं? सारे गांव वाले हमारी बात मानने को राजी ही नहीं है। तो बताओ, मैं कैसे सच साबित करूं? गौरी यह बातें सुन रही थी। अचानक गोरी बाहर आ जाती है। सच को साबित करने की जरूरत नहीं होती, बस सहने की ताकत चाहिए। मुझे भगवान पर पूरा यकीन है। जब हमने कोई गलती ही नहीं की, तो आखिर डरना ही क्यों? रुक्मिणी ने मोहन को कटघरे में खड़ा किया। ये रहा सबूत, उसके खेत में सरकारी पैकेट मिले हैं। मोहन ने देखा वही पैकेट जो उसने कभी देखे तक नहीं थे। धनराज ने जनता को भड़काया। जब हम भूखे हैं, ये हमें लूट रहा है। ऐसे किसान गांव के नाम पर कलंक है। तभी अचानक एक कृषि विभाग वाला महल के अंदर घुसा चला आता है। मैं हूँ कृषि विभाग से, अधिकारी संदीप यादव। हमें कुछ महीनों पहले एक आवेदन मिला था देशी बीजों के संग्रह पर किसी मोहन द्वारा। मैं उसी निरीक्षण के लिए आया हूँ। आपका आवेदन मिला था जिसमें आपने 30 साल पुराने पारंपरिक बीज संरक्षित रखने की बात कही थी। क्या वही बीज आपने खेत में बोए हैं? मोहन ने आंखों में विश्वास के साथ सिर हिलाया। संदीप ने कहा, तो ये आदमी चोर नहीं, देश का बीज संरक्षक है। संदीप ने उन नकली पैकेटों की जांच की। ये सरकारी पैकेट नहीं है, इनकी सील टूटी हुई है। इन पर जो नंबर है वो गोदाम से मेल नहीं खाता। ये सब नकली हैं। अब भीड़ की निगाहें मोहन से हटकर धनराज और रुक्मिणी की ओर मुड़ गईं। तो ये सब प्लान था उसे बदनाम करने का। मुझे तो लगता था कि हमारे गांव का सेठ सबसे अच्छा और ईमानदार आदमी है, लेकिन वही धोखेबाज निकला। आप जैसे किसानों की वजह से ही देश में अब भी खेती जिंदा है। गांव वालों की आंखों में पछतावा था और खेत में अंकुर फूट चुके थे। सीख, झूठ कितना भी गहरा बोया जाए, सच्चाई की जड़ें उससे भी गहरी होती हैं।